आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेक्चर में। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर लिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ऑलराइट, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन की। मुझे उम्मीद है कि आप पुराने जितने भी थे उन सबको रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि आपको बाकी चीजें भी अच्छे से समझ में आ सकें। ऑलराइट, ओके। सो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, सीवीसी इन शॉर्ट। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं सभी चीजों के बारे में जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को उसी मैनर में जो मैनर में हम बाकी चीजों को भी कवर करते हैं, ठीक है, बाय फॉलोइंग द सिंपल रूल। और वो रूल क्या है आपका? फर्स्ट है आपका फुल फॉर्म, सेकंड है आपका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ऑलराइट, और थर्ड है आपका पेरेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें इस कॉन्सेप्ट को तो पहला है हमारा फुल फॉर्म। सीवीसी का मतलब होता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन, यह है पहली चीज। सेकंड है, अगर हम बात करें ईयर की तो ये स्टैब्लिश हुआ था आपका ईयर ऑफ 1965 में। ओके, और यदि हम बात करें तीसरी चीज की जो है पेरेंट मिनिस्ट्री, तो बेसिकली एक चीज आप याद रखिएगा, सीवीसी जो है उसकी कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। ठीक है, ऑलराइट, सीवीसी जो है उसकी कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीवीसी की कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं कर रहा है, तो किसको रिपोर्ट करते हैं और कैसे ही ऑपरेट करते हैं? तो बेसिकली सीवीसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ एक बॉडी के लिए जो कि है आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलराइट, तो सीवीसी जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए, इस चीज के लिए। फर्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फुल फॉर्म। सेकंड है 1965 जो है वो उसका ईयर है। थर्ड है पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी, सीवीसी का कोई भी पेरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है। ऑलराइट, ये सीधा रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है या सीवीसी जो है वो है हमारी एपेक्स गवर्नमेंटल बॉडी इंडिया में, जो रिस्पॉन्सिबल होती है करप्शन को एड्रेस करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए इन दी फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक अथॉरिटीज को, दोनों को। ऑलराइट, एक चीज को याद रखिएगा कि अगर यहां पे कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, ऑलराइट, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक अथॉरिटीज, जिसका मतलब हुआ गवर्नमेंटल बॉडीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, इन दोनों के अलावा अगर यहां पे कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करता है, फॉर गवर्नमेंट, किसी भी काम के लिए, ड्यू टू एग्रीमेंट और कहें लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से, ऑलराइट, तो वो होगा आपका ठीक है। जब मैंने आपको 12 आर्टिकल बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रेफर करता है स्टेट को, तो स्टेट का क्या मतलब होता है या गवर्नमेंट से आपका क्या मतलब होता है?
और तो एक चीज आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो मैं फिर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली अथॉरिटी की या फिर आप कहें पूरी की पूरी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है वो बेसिकली ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी तीन मेन फॉर्म्स होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहें कि इसके सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो। सेकंड होगा स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी सारे डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। थर्ड होगा आपका लोकल गवर्नमेंट, और सारे डिपार्टमेंट्स लोकल गवर्नमेंट के। ये सब भी आपके पार्ट होंगे स्टेट के, भले ही वो पीएससी हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो वो पार्ट होगा आर्टिकल 12 का, या फिर आप कहें पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है किसी भी काम की वजह से, ड्यू टू एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन, उसे भी हम स्टेट के तौर पे कंसीडर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सीवीसी उस मैटर में प्राइवेट कॉर्पोरेशन पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो पर्टिकुलर प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जो वर्क करता है गवर्नमेंट के साथ, वो अब स्टेट का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वो लीगली या फिर एग्रीमेंटल बेसिस पे बाइंड अप है। तो अगर कोई भी करप्शन के द्वारा किया जाता है तो सीवीसी इस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको स्टैब्लिश किया था 1964 में एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ऑलराइट, एक चीज यहां पे याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो थी सनातन कमेटी। ऑलराइट, जिसको अपॉइंट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1964, सनातन कमेटी को, जिसको हम लोग कई बार कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका मेन गेम। सनातन कमेटी जो थी, जिसको हम कमेटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं, उसने ही बेसिकली 1964 में अपॉइंट होने के बाद रिकमेंड किया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ठीक है, सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एक ऐसा, या फिर कहें हमें एक we must have the authority, या फिर कहें बॉडी, जो कि काम करे सिर्फ और सिर्फ, या फिर कहें इंडिपेंडेंटली काम करे फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था आपका रिकमेंडेशन सनातन कमेटी का, जिसके बाद सीवीसी को स्टैब्लिश किया गया। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पे कोई भी गवर्निंग बॉडी थी, या फिर आप कहें कोई भी अथॉरिटी थी और एक्ट वर्किंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिफोर सीवीसी। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या यहां पे कोई भी अथॉरिटी या एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए सीवीसी से पहले? तो आंसर है हाँ, और वो था आपका दिल्ली पुलिस
स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ओके, 1942। ऑलराइट, तो ये था आपका एक्ट जो कि इंडिया में था प्रायर टू द सीवीसी। ऑलराइट, और ये एक्ट जो था बेसिकली आपका ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मुलेट हुआ था। फॉर्म्ड हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ताकि चेकआउट किया जा सके करप्शन को गवर्नमेंट के अंदर, और सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी केस ऑफ इन केस ऑफ गवर्नमेंटल मशीन, या फिर आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो ये थे दो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के 1949 के। पहला ये फॉर्म्ड होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो कि चल रहा था आपका 1939 से 1945 तक, और दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1942 में। ये है पहली चीज, और इसका जो एम था वो था करप्शन को चेकआउट करना गवर्नमेंट के अंदर, कि क्या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी करप्शन है जो कि हार्म्ड कर सकता है गवर्नमेंट के स्टेप्स को। सेकंड था प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी इन केस ऑफ गवर्नमेंटल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो ये था आपका दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसने की फॉर्म किया एक और कहे कि ये आपका बेस एक और चीज के लिए था, सीबीआई के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिसे भी सनातन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कब सीवीसी स्टैब्लिश हुआ। तो ये स्टैब्लिश हुआ मतलब ये कि जब सीवीसी स्टैब्लिश हुआ तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं था। ऑलराइट, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 1965 में जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं था। ऑलराइट, ये ईयर था 2003 का, जब सीवीसी को पावर ग्रांट की गई स्टैच्यूटरी एक्ट की। ऑलराइट, और जो एक्ट था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ओके, तो यहां हमें दो चीजें पता चली। जब सीबीसी स्टैब्लिश हुआ तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं था। सेकंड, 2003 में उसको सीवीसी को पावर दी गई स्टैच्यूटरी एक्ट की, जो एक्ट था आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ऑलराइट, तो अब सुपरविजन एंड ओवरसाइट की हम बात करें। सीवीसी सुपरवाइज करता है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में। वॉच डॉग के तौर पे ये काम करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो हाई स्टैंडर्ड्स मीटिंग करें इंटीग्रिटी के और एथिक्स के। तो याद रखिएगा
कि जब 1964 था यहाँ पे और सीवीसी को रिकमेंड किया गया था, तो ये फर्स्ट इसका जो एम था वो था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट। और इस चीज के लिए इसको चाहिए था सुपरविजन पावर्स, जैसे कि सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। और सेकंड है आपका ओवरसाइट, जैसे कि चेक करना वर्क ऑफ गवर्नमेंट बॉडी टाइम टू टाइम, समय दर समय। ओके, तो ये था मेन नेम इसका, ऑलराइट। और जो पब्लिक ऑफिसर्स थे जो कि जनरली कन्फर्ड होते हैं मोस्ट पावर्स के तौर पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एंश्योर करना कि वो अपनी पावर्स का अच्छे से एथिकली और इंटीग्रिटेडली इस्तेमाल करें। ना तो वो रिश्वत ले, ना वो किसी को फेवर करे, ना कोई भी ऐसा काम करे जो कि लॉ के अगेंस्ट हो या फिर आप कहें एथिक्स के अगेंस्ट हो। सेकंड था प्रिवेंटिंग करप्शन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सीवीसी का टू प्रिवेंट करप्शन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को, ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया सके और प्रमोट किया जाए एंटी करप्शन मेजर्स को। तो बेसिकली सीवीसी जो है उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क, या फिर आप कहें कोऑर्डिनेट वर्क और कमांड डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, ऑलराइट। तो जनरली क्या होता है कि सीवीसी जो है वो सिर्फ एक वॉच डॉग नहीं होता जो कि करप्शन के पीछे या सुपरवाइज करेगा चीजों को, बल्कि ये कोऑर्डिनेट भी कर सकता है, डिपार्टमेंट से पूछ भी सकता है कि ऐसी एक्टिविटीज की हुई, वर्क कर सकता है उनके साथ में, कमांड कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ताकि एक्शन लिया जा सके। ठीक है, जैसे कि पॉलिसी इशू कर सकता है, गाइडलाइंस इशू कर सकता है फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन, प्रमोट्स एंटी करप्शन मेजर्स। और सीवीसी खुद भी पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को लगा सकता है जो कि बाइंडिंग होगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं सीवीसी की, जब वो टेक ओवर करता है केस को एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये है सीवीसी, ऑलराइट। अब ये है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉडी। या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडी। तो ये हुआ मैं, ठीक है। तो अब मुझे पता चलता है कि यहां पे कुछ अनएथिकल होता है इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ऑलराइट। तो इस केस में मैं जाऊंगा सीधा सीवीसी के पास, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, और मैं सीवीसी को बता दूंगा। तो क्या होगा, जो सीवीसी है वो इंक्वायरी को कॉल करेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई भी करप्शन या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है। और जब भी सीवीसी ये करेगी, ये कंडक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन को, तो उसके पास पावर होंगी, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, ऑलराइट। इसका मतलब हुआ कि ये समन कर सकता है किसी को भी, पूछ सकता है किसी से भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए,
डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए, ऑलराइट, और इंक्वायर कर सकता है किसी भी चीज को, ऑलराइट, एक्शन ले सकता है किसी के भी अगेंस्ट, ऑलराइट, और बाकी चीजें भी कर सकता है। तो जब भी सीवीसी इंक्वायरी को टेक ओवर करता है तो सिविल कोर्ट के तौर पे रहेगा, ठीक है, जैसे कि वो सिविल कोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। ये समन कर सकता है किसी को, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के लिए बोल सकता है, किसी को भी इंक्वायर करने के लिए बोल सकता है, और किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिर आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। सीवीसी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स जो कि करप्शन के केसेस को रिपोर्ट करते हैं या रॉन्ग डूइंग के केसेस को रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। ये एंश्योर करता है कि जो विसल ब्लोअर्स हैं वो विक्टिम ना बन जाए एक्सपोजिंग करप्शन के। जैसे कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑलराइट, और यहां पे हूं मैं, ऑलराइट, और यहां पे है हमारा सीवीसी। तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली सीवीसी को इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, कि कुछ गलत हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो क्या होगा, जितने भी टॉप रैंक ऑफिशियल्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, वो ट्रबल में आ जाएंगे अगर सीवीसी चार्ज लेता है। तो ये क्या करेंगे, और क्या हो सकता है यहां पे, ये मुझे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे गायब कर सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो बेसिकली इस चार्ज को टेक अप करने के लिए या फिर उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो विसल ब्लोअर है या जिसने करप्शन को एक्सपोज करा है, सीबीसी क्या करेगा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को लागू कर देगा। इसका मतलब हुआ, यानी जो पर्सन, यानी इस केस में मैं हो गया, अगर कोई भी पर्सन सीबीसी के पास जाके एक्सपोज करता है करप्शन को, ठीक है, ऑलराइट, तो सीबीसी क्या करेगा, उस पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ऑलराइट। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इस एडवाइजरी रोल की हम बात करें तो बेसिकली सीबीसी प्रोवाइड करता है एडवाइस गवर्नमेंट एजेंसीज को, ऑलराइट, विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स पे, जैसे कि सीबीआई की हम बात करें, नारकोटिक्स की हम बात करें, ऑलराइट, लोकल पुलिस की हम बात करें, ओके, और बाकी चीजों की हम बात करें। तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो काम कर रही है करप्शन के लिए या एंटी करप्शन रोकने के लिए, तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको एडवाइस मिल सकती है सीवीसी के द्वारा, ऑलराइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं करप्शन को रोकने के लिए वो एडवाइस करता है सीवीसी, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और इंटीग्रिटी को इन द फंक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ऑलराइट। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि सीवीसी मेंबर जो हैं वो अपॉइंट होते हैं by the President of India। कौन अपॉइंट करता है सीवीसी मेंबर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी आप कह सकते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी, ओके, और ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है ये कंप्राइज करती है 3 बंदों को, 1 2 3। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑलराइट। सेकंड पर्सन है हमारा यूनियन होम मिनिस्टर, और आप कहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली, ऑलराइट। और लास्ट वन होता है हमारा
लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, ऑलराइट। तो पहला हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड हुआ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ऑलराइट, और थर्ड हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ऑलराइट। तो ये तीन मेंबर्स जो हैं ये कमेटी बनाते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी, और ये डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्ट होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ या चेयरपर्सन ऑफ सीवीसी, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, या तो चेयरपर्सन के तौर पे और एज अ मेंबर के तौर पे ऑफ द सीवीसी, ऑलराइट। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं रिमूवल की। इन मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है ऑफिस में से, ओके। तो यहां पे कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कहें बैंकरप्ट हो जाए, ऑलराइट, ये पहला केस है। सेकंड केस होता है आपका कि अगर ओपिनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सुटेबल ना हो ऑफिस को होल्ड करने के लिए, ओके। तीसरा केस होता है आपका अगर वो इन्वॉल्व हो किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ऑफिस। तो फोर्थ है हमारा अगर वो ओपिनियन में प्रेसिडेंट के अगर वो शारीरिक तौर पे फिजिकली या मानसिक तौर पे मेंटली सुटेबल नहीं है ऑफिस के लिए, ऑलराइट। तो ये होते हैं फोर मेन कॉजेस जिसकी वजह से सीवीसी मेंबर जो है उसे रिमूव किया जा सकता है। पहला केस हुआ कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, ऑलराइट। सेकंड हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, सुटेबल नहीं है उसके लिए, या फिर कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व होता है, ऑलराइट। उसके बाद अगर वो किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में शामिल है आउटसाइड द ऑफिस, ऑलराइट, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट है अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो पर्सन फिजिकली और मेंटली सुटेबल नहीं है ऑफिस के लिए तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ऑलराइट। तो ये थी आपकी फोर मेजर पॉइंट जिसपे कि चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है सीवीसी से, ऑलराइट। लेकिन अब यहां पे स्पेशल केस है जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है मेंबर को और चेयरपर्सन को सीवीसी के। ये केस होता है आपका कि अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि जो चेयरपर्सन है या फिर कहें मेंबर ऑफ सीवीसी है वो इन्वॉल्व है इन केस ऑफ
मिसबिहेवियर तो भी उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ये लगता है कि सीवीसी मेंबर है वो या चेयरपर्सन इन्वॉल्व था किसी मिसबिहेवियर केस में, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। ठीक है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैटर को देखता है और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ओवर रिमूवल ऑफ द सीवीसी मेंबर और चेयरपर्सन। ठीक है, या फिर उसके जो रिमूवल ऑर्डर्स थे उनको होल्ड कर दिया जाता है। ऑलराइट, और ये होता है आपका बाइंडिंग इन नेचर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मैटर को देखेगा। अगर पर्सन को रिमूव किया गया है ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन केस ऑफ मिसबिहेवियर, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो एक्शन था जो टेकन है प्रेसिडेंट के द्वारा वो सही है, तो पर्सन को रिमूव किया जाएगा। अगर एक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में, तो ऑर्डर्स को होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को ऑर्डर्स को होल्ड करने के लिए जो बाइंडिंग होता है नेचर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑलराइट, और जितने भी चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं, बेसिकली यहाँ 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सीवीसी में पहला है आपका चेयरपर्सन। ऑलराइट, बाकी 2 हैं आपके, एक है मेंबर, बाकी दोनों हैं आपके कमिश्नर्स। ओके, तो यहां पे वो 3 पीपल, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स। ऑलराइट, तो बाकी सारे अपॉइंटेड होते हैं या तो 4 साल के लिए या फिर कहें 65 ईयर्स के लिए एज के। ठीक है, 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। ऑलराइट, जो भी पहले आ जाए अर्लियर। ऑलराइट, तो लियाइसन विद सीबीआई की हम बात करें, सीवीसी मेंटेन करता है काफी क्लोज रिलेशनशिप विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, सीबीआई के बाद में इन केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन या फिर क्रिमिनल मिसकंडक्ट, और एक्ट करता है नोडल एजेंसी के तौर पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो कि करप्टेड होती हैं, सॉलिटेड होती हैं करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा कि आप कह सकते हैं कि अगर सीवीसी को करप्शन के बारे में कोई भी कंप्लेन मिलती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता है सीबीआई के साथ में इस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस और आउटरीच की हम बात करें, सीवीसी कंडक्ट करता है अवेयरनेस प्रोग्राम को और आउटरीच एक्टिविटीज को, ताकि पीपल को एजुकेट किया जा सके अबाउट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर। ऑलराइट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सीवीसी के लिए हर एक मैटर में लुक आफ्टर करना जब तक कि लोग अवेयर ना हो। ऑलराइट, तो इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करप्शन केसेस को हाईलाइट करे प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने, ताकि जो प्रॉपर एक्शन है वो लिया जा सके। ऑलराइट, मॉनिटरिंग ऑफ करप्शन केसेस की हम बात करते हैं। यस, सीवीसी मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ करप्शन केसेस और एंश्योर करता है टाइमली एक्शन एंड सॉल्यूशन को। जैसे कि ये फॉलो करता है कुछ स्टेप्स को। पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ द कंप्लेंट, यह है फर्स्ट स्टेप। सेकंड है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ऑलराइट, थर्ड है आपका प्रिपेयर
फर्दर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि देने हैं कंसर्न अथॉरिटीज के बारे में। ऑलराइट, फोर्थ है आपका टेक प्रॉपर फॉलोअप ऑफ द स्टेटस ऑफ एक्शन। ऑलराइट, तो पहला हुआ कि वो रिकॉर्ड करेगा कंप्लेन को, सेकंड इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी स्टार्ट करेगा, थर्ड अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि कुछ गलत हुआ है तो ये प्रिपेयर करते हैं फर्दर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि देने हैं कंसर्न अथॉरिटी को। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्टिकुलर मैटर के। उसके बाद ये सीवीसी एंश्योर करता है कि प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए एक्शंस के स्टेटस का। ठीक है, या फिर स्टेटस ऑफ एक्शन भी आप कह सकते हैं। ऑलराइट, अगर पहला इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, सेकंड इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर सेटिस्फैक्शन होते हैं कि कुछ गलत हुआ है तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेडी करेंगे, कंसर्न अथॉरिटी को देंगे और फिर कंसर्न अथॉरिटी के एक्शंस का फॉलोअप यहां पे लिया जाता है। ऑलराइट, और अगर कंसर्न अथॉरिटी एक्शंस ले रही है तो सीवीसी को प्रॉपरली टाइमली उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट है रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट्स की। सीवीसी सबमिट करता है पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को, हाईलाइट करता है एक्टिविटीज को और रिकमेंडेशंस को ताकि हम इंप्रूव कर सकें विजिलेंस को, एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को। ओके, सो स्टूडेंट्स इस चीज को आप याद रखिएगा कि सीवीसी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, सबमिट करता है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट डिस्कस करता है रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो ये था फ्लो चार्ट। जैसे कि आप कह सकते हैं सीवीसी सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सबमिट करेगा रिपोर्ट पार्लियामेंट को। ऑलराइट, और जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस करेगा इसके ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सीवीसी को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, दूसरे किसी की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक आप इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।